हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुभारंभ करने वाले हैं क्लास 10th ICSE के इंग्लिश के सिलेबस के साथ, जिसमें पहले करने जा रहे हैं द पोम नंबर 1 जो कि आपके क्लास 10th के सिलेबस में है, दैट इज हॉन्टेड हाउसेस। देयर शुड बी हाउसेज है, ऐसा आना चाहिए था, या हॉन्टेड हाउस, जो भी कहना है कह लो। तो इस हॉन्टेड हाउसेस पोम में दिस इज द वन ऑफ द दैट पोएम्स जो बच्चों को हमेशा डाउट होते हैं, स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं कि हम लोग इसकी लिटरल मीनिंग को समझे कि मेटाफोरिकल मीनिंग को समझे। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, बट उससे भी पहले आई वॉन्ट टू जस्ट ग्रीट यू विद अ लॉट्स ऑफ लव बिकॉज यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो। और आज आप लोग पढ़ने के मूड से आए हैं, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपके इस टाइम को अच्छे से यू इन्वेस्ट इन दिस, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको इससे सब कुछ समझ आ जाए, एंड देयर विल बी अ वेरी गुड डिस्कशन अबाउट द पोम ऑल्सो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट who have written this poem, so this poem is written by H.W. This poem is actually written H.W. Longfellow, ठीक है। कौन इसको लिखा है? H.W. Longfellow, ठीक है। अब पहले बात करते हैं कि what is the meaning of literal and metaphorical poem। देखो, लिटरल का मतलब क्या होता है? लिटरल का मतलब होता है कि जो लिखा है, मतलब कि पोयम है, इसके जितने भी वर्ड्स हैं हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ चलो, ऑल हाउसेस मतलब कि हर घर वेयर मेन हैव लिव्ड एंड डाइड, जहाँ पे लोग जीते थे और मरते थे, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बट एट द अनदर एंड एक चीज आती है मेटाफोरिकल मीनिंग। मेटाफोरिकल मीनिंग होता है कि लिटरल मीनिंग के पीछे, लिटरल मीनिंग जो है उसके पीछे छुपा हुआ सबूत या मीनिंग। अगर मैं बोलूं कि द हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर इरांस ग्लाइड, तो देखो इस चैप्टर में ना मेटाफोरिकल मीनिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जैसे कि लिटरल मीनिंग एग्जाम्पल में एक आपको देती हूँ। देखो, हम लोग कहते हैं कि एक चांद बहुत सुंदर है, ठीक है। एक चांद, हम लोग कहते हैं ना कि तुम चांद की तरह खूबसूरत हो, ठीक है। अब जो इंसान उतना डीपली नहीं सोच पाता, वो तो यही सोचेगा अच्छा चांद और मेरा मुंह मतलब कि सिमिलर है, फीचर्स हम लोग के सिमिलर है। बट जो एजुकेटेड पर्सन है वो समझेगा कि चांद की तरह मतलब कि जो चांद की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी लाइट, उसके फीचर्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे वो रिलेट कर रहे हैं, ये होता है। मतलब कि जो लिखाया है उसके पीछे का जो मीनिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं मेटाफोरिकल मीनिंग, ठीक है। थोड़ा मोड़ा समझ आया होगा, जब हम लोग चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो दिस वाज द मीनिंग। अब देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि इस चैप्टर का नाम एक्चुअली हॉन्टेड हाउसेस है क्यों। देखो, इट इज अ वेरी वेरी सैड स्टोरी, क्योंकि हर पोम या स्टोरी के पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो इस पोम के पीछे एक बैकग्राउंड है, दैट इज रिलेटेड टू इट्स पोएट ओनली। पोएट के साथ ऐसी बहुत सारे घटनाएं घटी हैं इन द पास्ट जो कि उसको अफेक्ट की है, एंड दैट्स व्हाई ही केम ऑन द डिसीजन टू राइट दिस पर्टिकुलर पोम, ठीक है। अब इस पोम को जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद आई विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर। बट अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं तो बहुत ही ट्रेजेडी हो गई थी एक उस पोएट के साथ, H.W. लॉन्गफेलो के साथ, दैट ही, जो कि एक इंसान अपनी लाइफ में तो कभी नहीं चाहेगा हो उसके साथ। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोम के साथ, और थीम्स और सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। All houses wherein men have lived and died are haunted houses. Through the open doors, the harmless phantoms on their errands glide, with feet that make no sound upon the floors. कहने का मतलब ये है, वो हर घर, देखो पहले आई विल टेल यू द लिटरल मीनिंग, फिर मेटाफोरिकल मीनिंग, ओके। लेट्स स्टार्ट। हर घर, वो सारे घर जहां पे मेन मतलब यहाँ पे होता है ह्यूमंस,
जहाँ पे ह्यूमंस जीते थे, मतलब कि लिव एंड डाई, जहाँ पे ह्यूमंस जो थे जीते थे और मरते हैं, वो सारे हॉन्टेड हाउसेस होते हैं। अच्छा, हॉन्टेड हाउसेस का हम लोग के दिमाग में एक पिक्चर है कि ऐसे हाउसेस जिसमें कोई नहीं रहता है, जो कि बहुत ही जो भूत बंगला होता है वो होता है। बट यहाँ पे पोएट कॉन्ट्राडिक्टरी चीज बता रहे, कॉन्ट्राडिक्शन बता रहे कि हर एक घर हॉन्टेड हाउस होता है। क्यों हॉन्टेड हाउस होता है? अगर उस घर में किसी कोई रहता था और उसकी जान चली जाती थी, या एक तरह से कहा जाए डेथ हो जाती थी, ठीक है। थ्रू द ओपन डोर्स द हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर इरेंट्स ग्लाइड। अब फैंटम्स का यहाँ पे क्या मतलब है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी मार्क इट फॉर यू। हार्मलेस फैंटम्स का मतलब होता है, फैंटम्स, देखो पहली चीज तो फैंटम्स का क्या मतलब होता है? फैंटम्स का मतलब होता है स्पिरिट्स, ठीक है। फैंटम्स का मतलब होता है स्पिरिट्स। अब स्पिरिट्स मतलब कि जो आत्माएं होती हैं, पिक्चर्स में दिखाया जाता है, मूवीज में दिखाया जाता है कि वो सब बहुत ही भयानक होती हैं और वो सबका बुरा ही चाहती हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है। पोएट यहाँ पे उसको हार्मलेस बता रहा है कि वो लोग बिल्कुल भी हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल स्पिरिट्स वो लोग हैं ही नहीं। वो लोग हम लोगों के घर कैसे आती हैं? थ्रू द ओपन डोर्स आती हैं। थ्रू द ओपन डोर्स द हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर इरेंट्स ग्लाइड। इरेंट्स का मतलब होता है जॉब्स। अच्छा, जैसे कि एक सिंपल इंसान है, कोई भी नॉर्मल इंसान की बात करें, वो जो भी काम अपने घर में करता है वैसे ही ये स्पिरिट्स आती हैं ओपन डोर से घरों में और अपने नॉर्मल जॉब्स को करती हैं। कैसे करती हैं? ग्लाइड करती हैं विद फीट दैट मेक नो साउंड। मतलब कि वो लोग हम लोग के घर में आती हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता कि वो इस घर में प्रेजेंट है, क्योंकि दे ग्लाइड। अच्छा, जैसे कि कोई भी मूवी में देखोगे तो पैर उल्टे दिखाते हैं या पैर हवा में दिखाते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। थोड़ा मोड़ा समझ आया। अब मेटाफोरिकल मीनिंग में चलते हैं। देखो, मेटाफोरिकल मीनिंग ये कहता है कि हॉन्टेड हाउसेस ऐसे घर, मतलब कि जब एक इंसान की डेथ होती है ना, तो उस डेथ के साथ मेमोरीज बहुत सारी जुड़ी होती है। मतलब कि डेथ के साथ एक्चुअली नहीं, उस पर्सन के साथ हम लोग की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी होती है। और जब वो पर्सन चला जाता है तो हम लोग उनको याद करने के लिए क्या करते हैं? उनकी मेमोरीज को याद करते हैं। तो कहने का मतलब यही है, मेटाफोरिकली देखा जाए, हॉन्टेड हाउसेस का मतलब है यहाँ पे पास्ट मेमोरीज, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो यहाँ पे बात की जा रही है पास्ट मेमोरीज, यहाँ पे पास्ट मेमोरीज के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे मेटाफोरिकल मीनिंग स्टैंजा का ये है कि हर घर जहाँ पे एक इंसान रहता था, वो जैसे रहता था वो सब उस एक पर्सन के लिए मेमोरीज हो जाती है। जो भी वो पर्सन किया है पास्ट में, वो सारी क्या होती है? मेमोरीज हो जाती है। दैट्स व्हाई हॉन्टेड हाउसेस कहते हैं। और जो आत्माएं हैं उन डेड पर्सन्स की, डेड पीपल की, वो सब अपने घरों में आती हैं थ्रू द ओपन डोर्स। थ्रू द ओपन डोर्स वो घरों में नॉर्मल जॉब्स को निभाती हैं। हम लोग कहते हैं ना कि कभी कभी हम लोग को अपनी जो भी लव्ड वंस के अगर हम लोग उनको लूज कर जाते हैं तो लगता है कि उनका प्रेजेंस हम लोग के पास है। जस्ट लाइक दैट वो लोग घरों में आती है थ्रू द ओपन डोर्स, अपने इरेंट्स पे रहती हैं और बिल्कुल साउंड नहीं बनाती हैं। मतलब कि उनके फीट कोई भी साउंड नहीं बनाते हैं अपॉन द फ्लोर्स, ठीक है। कहने का यही मतलब है यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। We meet them at the doorways, on the stairs, along the passages they come and go. Impalpable impressions on the air, a sense of something moving to and fro. कहने का मतलब ये है कि हम लोग उनसे रोज मिलते हैं। हम लोग उनसे कहाँ मिलते हैं? डोरवेज पे मिलते हैं, मतलब कि जो गेट होता है, एंट्रेंस होता है, वहां पे मिलते हैं। सीढ़ियों पे मिलते हैं, स्टेयर्स पे मिलते हैं, अलोंग द पैसेजेस। अब पैसेजेस का मतलब होता है गलियारे। जैसे कि आपके दो रूमों के बीच में जितना डिस्टेंस होता है, आपके किचन या रूम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको पैसेज कहते हैं। अलोंग द पैसेज दे कम एंड गो।
वो पैसेज के इर्द गिर्द या पैसेज पर ही घूमते रहते हैं, कम एंड गो। इम्पैल्पेबल इंप्रेशंस ऑन द एयर, लाइक एन इम्पैल्पेबल इंप्रेशंस। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्ट चीज, दैट कैन नॉट बी टच्ड, फिजिकल प्रेजेंस उनका नहीं मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो कि महसूस किया जाता है बट टच नहीं किया जा सकता। इम्पैल्पेबल इंप्रेशंस ऑन द एयर, अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो। देखो कहने का मतलब ये कि हम लोग उनसे रोज मिलते हैं, डोरवेज पे मिलते हैं, सीढ़ियों पे मिलते हैं, गलियारों में मिलते हैं, वो आते जाते रहते हैं। जस्ट लाइक कि उनका एयर पे एक इम्प्रेशन है, एक महसूस, एक फीलिंग है जो हम लोग को लगती है उनके प्रेजेंस की। हम लोग को क्या लगता है? हम लोग को लगता है अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब कि ग्लाइड करना, ग्लाइड करना, कह सकते हो, यू कैन ऑल्सो से फ्लोट करना, अदरवेज, ठीक है। ग्लाइड, फ्लोट करना, ठीक है, वॉफ्ट करना, ये सब कह सकते हो, ठीक है। तो ये था लिटरल मीनिंग कि हम की तरह। अब इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होता है? देखो मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि जिन लव्ड वंस को हम लोग खो दिए हैं, हम उनसे पता है रोज मिलते हैं, हम लोगों को उनकी प्रेजेंस का सिर्फ एहसास होता है। कभी कभी एक ऐसे इंसान से अगर आप मिलेंगे ना जो अपने लव्ड वंस को खोए हैं, तो उनको लगता है कि यार मेरे को उनसे मिलने का बड़ा मन करता है बट वी कांट। ऐसे बहुत ही इमोशनल केसेस होते हैं कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है उन पर्टिकुलर पर्सन से मिलने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज दैट अगर कोई चला जाता है, बस उसकी प्रेजेंस का महसूस होता है, बट अब हम उनसे कभी उनसे मिल नहीं पाते हैं। दिस इज द थिंग, दे आर जस्ट लाइक ए इम्पैल्पेबल इंप्रेशंस ऑन द एयर। बस एक इम्प्रेशन रहता है उनका, बस प्रेजेंस लगता है और ऐसा लगता है कि कोई हम लोग के इर्द गिर्द है, बट एक्चुअल में हम लोग उनको छू तो सकते नहीं है। दिस इज द मेटाफोरिकल मीनिंग। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट आंसर। Next stanza says that there are more guests at the table than the hosts invited. The illuminated hall is thronged with quiet, inoffensive ghosts as silent as the picture on the wall. Literal meaning is that कि टेबल पे, कि डाइनिंग टेबल पे एक होस्ट मतलब क्या है कि जैसे कि मैं होस्ट हूँ, मैंने कोई डिनर को ऑर्गेनाइज किया तो मैं गेस्ट को बुलाऊंगी मिलने के लिए, पर जितने गेस्ट मैंने, सपोज 2 लोग हम लोग के घर में और 4 लोगों को मैंने और बुलाया है, ठीक है, तो टोटल कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। बट वहां पे तो 10 लोग हैं। कैसे 10 है? वहां पे कुछ लोग एक्स्ट्रा लोग भी हैं। कौन है? दे आर द स्पिरिट्स, ठीक है, इस बात समझ आई, दे आर द स्पिरिट्स। देखो कहने का यहाँ पे मतलब क्या है ना कि उस डाइनिंग टेबल पे ज्यादा मेहमान होंगे, क्योंकि जितने एक होस्ट ने बुलाए हैं उससे ज्यादा मेहमान होंगे, ठीक है। द इल्यूमिनेटेड हॉल, इल्यूमिनेटेड मतलब होता है वेल लाइटेड हॉल। वेल लाइटेड हॉल में जहां पे डाइनिंग टेबल है वहां पे क्राउडेड लगता है, वहां पे क्या है? क्राउड है। विथ क्वाइट एंड इनऑफेंसिव घोस्ट, क्वाइट है, शांत है और बिल्कुल भी हार्मलेस घोस्ट है। इनऑफेंसिव का मतलब हार्मलेस घोस्ट ही होता है। एज साइलेंट एज द पिक्चर ऑन द वॉल। देखो लिटरल मीनिंग क्या है, कह रही कि एक डाइनिंग टेबल पे होस्ट ने जितने मेहमान बुलाए हैं उससे ज्यादा मेहमान प्रेजेंट है। वो जो डाइनिंग टेबल है दैट इज इन द इल्यूमिनेटेड हॉल, मतलब कि वेल लाइटेड हॉल में है, जो कि क्राउडेड है विद क्वाइट एंड हार्मलेस घोस्ट। अब वो क्वाइट कितने क्वाइट है? दिस इज अ मेटाफर हेयर। वो क्वाइट कितने क्वाइट है? ओ माय गॉड, वो सब भी चुप है। तो दिस इज द लिटरल मीनिंग। मेटाफोरिकल मीनिंग अगर मैं बोलूं, हाँ, मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि
वो जो लव्ड वंस हैं जो कि अपनी जिंदगी को खो दिए हैं, वो सब अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने आते हैं। यहाँ पे डाइनिंग टेबल का एग्जाम्पल दिया गया है। वो लोग एक तरह से कहा जाए जो होस्ट है, उन्होंने मेहमानों को बुलाया, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को बुलाया मिलने के लिए, बट उस टेबल पे जहाँ वो लोग बैठे हैं वहाँ पे और भी लोग हैं, क्योंकि जो भी स्पिरिट्स हैं वो अपने लव्ड वन से मिलने आई हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने आई हैं। इल्यूमिनेटेड हॉल है, बट वो जो स्पिरिट्स हैं वो अपने फैमिली मेंबर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए दे आर क्वाइट एंड इनऑफेंसिव, बिल्कुल हार्मलेस है, बस वो दे आर सीटेड देयर, ठीक है। और कितने क्वाइट है, आज द साइलेंट एज द पिक्चर ऑन द वॉल। इतनी बात समझ आई? आई होप समझ आई होगी। नेक्स्ट स्टैंजा इज लाइक दिस। Stranger at my fireside cannot see the forms I see, nor hear the sounds I hear. He but perceives what is, while unto me all that has been is visible and clear. Literal meaning is that जो अजनबी या जो रिलेटिव मेरे साथ फायर साइड पे बैठा हुआ है, वो नहीं देख सकता शेप्स, फॉर्म्स मतलब होते हैं शेप्स, वो नहीं देख सकता शेप्स जो मैं देख सकता हूँ, वो नहीं सुन सकता वो आवाजें जो कि मैं सुन सकता हूँ। ही बट परसीव, ही यहाँ पे स्पिरिट को बोला गया है। ही बट परसीव व्हाट इज मतलब कि क्या है वहां पे मेरे तक। वाइल ऑन टू मी ऑल दैट हैज बीन इज विजिबल एंड क्लियर। कहने का मतलब यह है कि जो इंसान मेरे साथ फायर साइड पे बैठा हुआ है वो शेप्स नहीं देख सकता, वो चीजें नहीं देख सकता जो मैं देख सकता हूँ, ये स्पीकर कह रहा है। जो स्ट्रेंजर है वो आवाजें नहीं सुन सकता जो कि पोएट सुन सकता है, बट जो स्पिरिट है वो सब कुछ, बल्कि जो उनके लव्ड वंस है वो सब कुछ महसूस कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, विजिबल एंड क्लियर। वो उसको भी, उस पोएट को भी वो जो स्पिरिट है वो देख सकता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि स्पीकर स्पिरिट को देख सकता है, दैट मीन्स स्पिरिट इज बल्कि स्पीकर इज ऑल्सो अ घोस्ट, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, शायद कुछ और समझ आ जाए। We have no title deeds to house or lands, owner and occupants of early dates from graves forgotten stretch their dusty hands and hold in mortmain still their old estates. कहने का मतलब ये है कि जो स्पीकर है उसके पास कोई भी टाइटल डीड्स नहीं है। टाइटल डीड्स मतलब होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है। लैंड जहां पे वो रहता है, ठीक है। जो ओनर्स थे, मतलब कि जो पास्ट ओनर्स थे, मतलब जो कि पास्ट ओनर्स थे जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, अर्ली डेट्स के, वो अपने ग्रेव्स मतलब होते हैं कब्र, जहां पे उन लोग को दफनाया जाता है। और जो लोग, मैक्सिमम लोग उन ग्रेव्स को, उन कब्र को भूल गए हैं, बट वो जो अर्ली लोग थे, जो पास्ट में लोग थे, वो अभी भी अपनी, एक जैसे कहा जाए, अपने हाथों को ऊपर ला रहे, स्ट्रेच कर रहे हैं फ्रॉम द डस्टी हैंड एंड होल्ड इन mortmain still their old estates. अब देखो इस स्टैंजा में ना एक थीम या एक चीज बताई जाती है, दैट ह्यूमंस आर, मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ एकदम ध्यान से सुनो, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ पे पता है क्या कह रहे हैं, ह्यूमंस आर मटीरियलिस्टिक। ह्यूमंस में जब वो लोग मर भी जाते हैं ना, तब भी देयर इज समथिंग मैटर देयर। अब देखो जो लोग अपनी जिंदगी खो दिए हैं, वो लोग भी क्या करना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी, अब तो देखो जो स्पीकर के पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके पास तो होगा ही, उनके नाम पे तो होगा ही। मॉर्टमेन का ना पता है एक्चुअल में मीनिंग होता है परमानेंट ओनरशिप ऑफ लैंड। तो जो अर्ली ऑक्यूपेंट्स थे वो लोग अभी भी परमानेंट ओनरशिप रखना चाहते हैं अपनी लैंड की, ऑफ देयर ओल्ड इस्टेट्स, ऑफ देयर ओल्ड प्रॉपर्टीज की परमानेंट रखना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ही मटीरियलिस्टिक चीजें बताई गई है,
देयर इज नथिंग मोर स्पेशल देन दिस, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ वही है, मेटाफोरिकल। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा है कि स्पीकर, अब देखो यहाँ पे एक चीज पता है कंफर्म हो जाती है। क्या कंफर्म होता है कि स्पीकर इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ घोस्ट। अब बहुत लोगों के अलग अलग अजम्पशंस होंगे इस पोयम को लेके, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज काइंड ऑफ कंफर्म्ड। कैसे कंफर्म्ड है? क्योंकि उसके पास पहली चीज तो लीगल डॉक्यूमेंट है नहीं, उसके लव्ड वंस जो कि अपनी जिंदगी को खो लिए उनके पास है ये, ठीक है। कहाँ से वो लोग करे? ग्रेव्स फॉरगॉटन से, बल्कि जो ग्रेव्स मैक्सिमम लोग भूल गए वहां से अभी भी वो लोग उस ओनरशिप को रखना चाहते हैं, उस ओनरशिप को रखना चाहते हैं अभी भी, फ्रॉम द स्ट्रेच्ड हैंड्स, ठीक है। So, next, the spirit world around this world of sense floats like an atmosphere, and everywhere wafts through these earthly mists and vapors dense a vital breath of more eternal air या eternal air। कहने का मतलब ये है कि the spirit world, spirit आ जाए realm of memories and past experiences, जो कि past experiences है around this world of sense, it floats like an atmosphere। world of sense का मतलब होता है reality, actual world, ठीक है। और spirit world का मतलब होता है एक तरह से कहा जाए past memories के बारे में, वो spirit world होता है। देखो हम लोग की जो रियलिटी है उसके सराउंडिंग में ये स्पिरिट वर्ल्ड घूमती रहती है, फ्लोट्स लाइक एन एटमॉस्फेयर, घूमती रहती है हर जगह से। ये फ्लोट करती है थ्रू द अर्थली मिस्ट एंड वेपर्स डेंस। ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड कि जैसे कि वेपर्स होते, जैसे कि वो होती है ना, क्या कहते हैं, ओस की बूंदे, जस्ट लाइक दैट जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो रियलिटी में घूमती रहती है और वो हम लोग को क्या देती है? ब्रेथ इनटू द रियल वर्ल्ड, ब्रेथ्स इनटू रियल वर्ल्ड या रियल लाइफ, ठीक है। इतना बात समझ आया? यही चीज है। इटर्नल को आप कह सकते हैं लाइट या गाइडिंग लाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, आवर लिटिल लाइफ्स आर केप्ट इन इक्विपोइस बाय opposite attraction and desires, but the struggle of the instinct that enjoys and more noble instinct that aspires। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? कहने का मतलब ये है कि हम लोग की जो छोटी छोटी जिंदगियां होती है, छोटी छोटी जिंदगियां इन द सेंस, एक इंसान की जो जिंदगी होती है वो लिमिटेड रहती है। हम सब लोग कहते हैं कि जब एक इंसान के जन्म से भी पहले उसकी मरने का जो डिसीजन होता है वो पहले गॉड कर देते हैं। तो हम लोग की जो छोटी छोटी जिंदगी होती है, हम लोग चाहते हैं कि उसको एक बैलेंस दे। इक्विपोइस का मतलब होता है मेंटेनिंग बैलेंस। मैं यहाँ पे सिर्फ बैलेंस लिख रही हूँ, विल राइट मेंटेनिंग बैलेंस। किसके बीच में बैलेंस रखें? ऑपोजिट अट्रैक्शंस वर्सेस डिजायर या एंड डिजायर्स, बिटवीन ऑपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स। ऑपोजिट अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे यू कैन से कि जैसे कि स्कूल में क्या होता है, ऑपोजिट अट्रैक्शन में कि हम लोग वहां पे पढ़ने जाते हैं, बट कभी कभी मन करता है यार चलो थोड़ा मजा कर लेते, लेट्स बंक द क्लास, लेट डू दिस दैट इज नोन एज ऑपोजिट अट्रैक्शंस। और डिजायर क्या है हम लोग का? पढ़ने का, बट एक रहते ना बैक ऑफ द माइंड कि नहीं यार मजे करते हैं, छोड़ो ना, जस्ट लाइक दैट। Last two lines, like this stanza is the one of the most important stanzas of the chapter. The struggle of the instinct that enjoys। अब देखो एक इंसान ना दो चीजों में हमेशा वो करता रहता है, स्ट्रगल। एक इंस्टिंक्ट हम लोग की कहती है, गट फीलिंग कहते हैं कि इंजॉय करें, बट दूसरी जो कि बहुत अच्छी इंस्टिंक्ट है वो कहते हैं कि एस्पायर करें। एस्पायर का मतलब होता है गोल्स को अचीव करें, अचीव गोल्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ आई? आई होप कि आई होप। नाउ नेक्स्ट
These perturbations, this perpetual jar of earthly wants and aspirations high, come from an influence of an unseen star and undiscovered planet in our sky. Perturbations का मतलब होता है changes. These changes, हम लोग की जब भी लाइफ बढ़ती है तो चेंजेस होते हैं. बच्चे पहले हम लोग रहते हैं, फिर टीनेज होते हैं, फिर अडल्ट होते हैं. अडल्ट जब होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. लेट इट बी रिलेशनशिप, लेट इट बी फाइनेंशियल, एनीथिंग. तो चेंजेस आते हैं हम लोग की लाइफ में हर मोड़ पे. ये जितने भी चेंजेस होते हैं एक तरह से कह सकते हो डिस्टर्बेंसेस होती हैं. डिस्टर्बेंसेस होती हैं. दिस इज अ परपीचुअल, दिस इज लाइक अ वॉर, लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट किसमें? बिटवीन द डिजायर्स एंड गोल्स, जिसको हम लोग एस्पायरेशंस भी कहते हैं. इतनी बार कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिजायर्स एंड द एस्पायरेशंस वर्सेस, आई एम राइटिंग वर्सेस बिटवीन गोल्स. द अर्थली वॉन्ट्स, हम लोग की कुछ वॉन्ट्स होती है. देखो, एक होती है नीड्स जो कि बहुत जरूरी है, और एक होती है डिजायर्स जो कि जरूरी नहीं बट हम लोग को चाहिए फॉर आवर गुड, फॉर आवर एंजॉयमेंट. ठीक है. ऑफ अर्थली वॉन्ट्स, इंजॉय कह सकते हैं यहाँ पे, इंजॉय कह सकते हैं. एंड एस्पायर, अचीव गोल. हम लोग के हमेशा रहते हैं ना कि ये गोल मैं अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में, लाइक दैट. ये जितनी भी चीजें होती है, लेट इट बी वॉन्ट्स, लेट इट बी अ सेंस ऑफ अचीविंग अ गोल, ये सब एक इन्फ्लुएंस से आती फ्रॉम एन अनसीन स्टार एंड फ्रॉम अ अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन आवर स्काई. क्या इसका मतलब ये कि सब इन्फ्लुएंस करता है? नो. ये सब होता है कि ये सारी चीजें की सब कुछ जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें एक इंसान में आती है, ये सब पता क्यों होती है? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अननोन पर्सन. पता है, एक पर्सन अपनी गाइडेंस से आपको अच्छे रास्ते पे भी पहुंचा सकता है और बुरे रास्ते पे भी पहुंचा सकता है. इट डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग एंड योर कॉमन सेंस. ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्सन, इसका मतलब ये है कि साइलेंटली आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता ही करता है. इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट. एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड, as a moon from some dark gate of cloud throws over the sea a floating bridge of light across whose trembling planks our fancies crowd into the realm of mystery and night. कहने का मतलब ये है कि एंड जैसे कि एक मून है, एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट लाइट, ये सब क्या है? ये सब क्लाउड्स हैं. तो क्या होता है, रात में एक मून ही होता है जो कि हमेशा शाइन करता है रात में. ठीक है. और जब शाइन करते तो अपनी लाइट से वो एक ब्रिज की तरह बनाता है, एक ब्रिज की तरह बनाता है, जो कि थ्रो करता है अपनी गाइडिंग लाइट. यहाँ पे हम लोग कहेंगे उसकी लाइट को गाइडिंग लाइट, जो कि सी पे वो थ्रो करता है, जो कि एक ब्रिज लगता है. वो ब्रिज कैसा होता है? जस्ट लाइक अ ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स, जो कि वुड से बना हुआ ब्रिज होता है, जहां पे हमारी फैंसी. देखो, यहाँ इस लाइन में ना जर्नी ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया, अबाउट लाइफ, कि लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं. लाइफ हमेशा भी स्टेबल नहीं रहती. लाइफ इज नॉट अ मोनोटोनस थिंग. ठीक है. लाइफ इज अ, यू कैन से इट इज अ इलेक्ट्रिक चेयर जहां पे हमेशा शॉक मिलते रहते हैं, जस्ट लाइक दैट. ये लाइट, ये ब्रिजेस, एक रिल्म, रिल्म मतलब होता है एक तरह से रास्ता, एक अंधेरे से रोशनी की तरफ एक चीज. ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट, रहस्य और रात में बहुत ही बड़ा सिमिलैरिटी होता है. ठीक है. अब इस सिमिलैरिटी को यू विल, कि आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन मिस्ट्री एंड नाइट. अगर आप ये समझ जाओगे ना, दिस पोएम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम जो आपको लगने वाली है, अगर आप ये समझ जाओगे. ठीक है. तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे, और कमेंट जरूर कर लो. लास्ट आंसर पे आते हैं, जल्दी से इस पोएम को खत्म करते हैं. So from the world of spirits there descends a bridge of light connecting it with this, over whose unsteady flow that sways and bends wander our thoughts above the dark abyss. कहने का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स हैं,
जो हम लोग की लव्ड वन से उनकी जो दुनिया है, अब जो उनकी दुनिया हो चुकी है क्योंकि वो कहीं और चले गए अकॉर्डिंग टू अस, वहां से एक ब्रिज ऑफ लाइट आती है। लव्ड वन जहाँ पे हम लोग के प्यारे लोग रहते हैं, प्रियतम रहते हैं, अब उस दुनिया से ना एक ब्रिज ऑफ लाइट आती है जिसको हम लोग एक गाइडिंग लाइट भी कह सकते हैं। गाइडिंग लाइट आती है जो कि हमको उनसे कनेक्ट करती है। ये गाइडिंग लाइट कैन बी पास्ट मेमोरीज, देयर फोटोज, एनीथिंग, यू कैन जस्ट नेम इट। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमको उनसे कनेक्ट करती हैं। ओवर हुज अनस्टेडी फ्लो दैट स्वेज एंड बेंड्स, वो एक बहुत ही अनस्टेडी होता है, जस्ट लाइक आवर लाइफ। ये जो ब्रिज ऑफ लाइट होती है कि बहुत ही अनस्टेडी होता है, जस्ट लाइक आवर लाइफ, जो कि शेक करती रहती है हमेशा। वॉन्डर आवर थॉट्स अबव द डार्क अबिस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दिस इज दैट कि हम लोग के थॉट्स भी वैसे ही हम लोग को माइंड को घेरे हुए हैं, जस्ट लाइक अ इन्फिनिटी, जस्ट लाइक इन्फिनिटी। एक तरह से कहा जाए वॉइड को घेरे हुए हैं हमेशा। हम लोगों को कभी कभी क्या लगता है ना कि बहुत खालीपन है, और उस खालीपन को खोजने के चक्कर में वी अनफोल्ड मेनी ट्रुथ ऑफ लाइफ, मेनी रियलिटीज ऑफ लाइफ। और आपको एक चीज पता है, जितना आप लोग इस लाइफ के बारे में जानेंगे उतना आपका विश्वास इस लाइफ के ऊपर से हटेगा। दिस इज द ट्रुथ। दिस इज एक्चुअली वेरी शॉकिंग, क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स, वी आर राइट नाउ हम लोग ऐसे फेज में चल रहे हैं जिससे हम लोग की रियलिटी ऑफ लाइफ स्टार्ट होने वाली है। इन द फ्यूचर इट डिपेंड्स ऑन यू, आइदर योर फ्यूचर विल बी ब्राइट और इट विल बी अ डार्क डे इन लाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ को कैसे देखते हो। बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है रिलेटेड टू लाइफ। फॉर देम, फॉर सम पीपल इट इज अ डार्क रियलिटी, फॉर सम पीपल इट इज अ ब्यूटिफुल रियलिटी। इट डिपेंड्स ऑन। इस पोयम को एक इंस्पिरेशन की तरह लेना, इट्स नॉट अ वेरी फालतू पोयम जो कि बहुत बच्चे कहते हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोयम, क्योंकि जब एक इंसान के साथ ये घटनाएं घटती है ना, ही और शी कैन रिलेट टू दिस पोयम वेरी वेल। अगर नहीं घटी है, जस्ट रिलेट करने की कोशिश करो, कहीं से तो रिलेट होगा। भले आपके साथ ये सब नहीं हुआ है, और भगवान से आई प्रे कि किसी के साथ ना हो। व्हेन यू लॉस्ट समवन ना, so there is a lot of changes that occur in your life and it depends on you. You will take that changes in a good sense or a bad sense. So thank you for watching this video. अगर ये वीडियो समझ आई हो, don't forget to like, subscribe and share.